नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम जरूरी खबरें लेकर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का आज का सिलसिला, जिसका सबको डर था आखिर वही हुआ। अक्टूबर में उपभोक्ता महंगाई बढ़कर 14 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने की वजह से अक्टूबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई दर 6.21% रही। इससे पहले सितंबर में यह 5.49% थी। ताज़ा खुदरा महंगाई दर आरबीआई के 6% टॉलरेंस बैंड से ज्यादा है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक सालाना आधार पर बढ़कर 10.88% हो गई है, जो पिछले महीने 9.24% था। सब्जियों, फलों, तेल और फैट की बढ़ती कीमतों की वजह से खुदरा महंगाई बढ़ी है। दालों, अंडा, चीनी और मसालों से थोड़ी राहत के बावजूद ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन ऊंची बनी रही। अक्टूबर में रूरल इन्फ्लेशन 6.68% और अर्बन इन्फ्लेशन 5.62% हो गई। बढ़ी हुई महंगाई सभी सेक्टर में मूल्य दबाव को दर्शाती है। अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा महंगाई 7.79% थी, लेकिन आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने और सरकार की ओर से आपूर्ति में सुधार से महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिली थी। लेकिन अब फिर एक बार महंगाई सिर उठाने लगी है। महंगाई के बढ़ने से अब दिसंबर में भी रेपो रेट में कटौती की संभावना नहीं है। एक ओर जहां खुदरा महंगाई बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कमजोर होता रुपया आरबीआई और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा रहा है। मंगलवार को रुपया 1 पैसा और टूटकर अपने नए सर्वकालिक निचले स्तर 84 रुपये 39 पैसे पर आ गया। विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी और प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने से रुपये की धारणा प्रभावित हुई है। कारोबारियों का कहना है कि मीडियम अवधि में रुपया 83 रुपये 80 पैसे और 84 रुपये 50 पैसे के बीच कारोबार कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार के सहारे किसी भी बड़ी गिरावट को सीमित करने के लिए तैयार है। रुपया पिछले 5 कारोबारी सत्रों में डॉलर के मुकाबले 32 पैसे टूट चुका है। डॉलर इंडेक्स के 105 से ऊपर लगातार मजबूत बने रहने से रुपये पर आगे भी दबाव बने रहने की आशंका है। एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन बाद परीक्षण उड़ान शुरू हो जाएगी। 15 नवंबर से शुरू होने वाला यह परीक्षण करीब 1 माह तक चलेगा। इस दौरान विमानों के उतरने और उड़ान भरने का सिलसिला जारी रहेगा। हवाई अड्डों पर एयरक्राफ्ट बीच किंग एयर 360 ER के जरिए 10 से 14 अक्टूबर तक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की जांच की गई थी। हवाई अड्डे पर कैट 1 और कैट 3 उपकरण स्थापित हो चुके हैं, जो कोहरे में विमान की ऊंचाई और विजिबिलिटी की जानकारी देते हैं। डीजीसीए ने उपकरणों का निरीक्षण भी पूरा कर लिया है। उड़ान के लिए जरूरी लाइसेंस का आवेदन और रनवे का परीक्षण 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब खबर जनधन खातों से जुड़ी हुई। जिन जनधन खातों को खुले हुए 10 साल से पूरे हो गए हैं, उनका अब नए सिरे से केवाईसी किया जाएगा। वित्तीय सेवा विभाग ने सभी बैंकों से कहा है कि ऐसे जनधन खातों के लिए नए सिरे से केवाईसी प्रक्रिया अपनाएं जिनको अपग्रेड किया जाना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू हुई थी। अगस्त 2014 से दिसंबर 2014 की अवधि के दौरान लगभग 10.5 करोड़ जनधन खाते खोले गए थे। इन खातों का अब 10 साल के बाद पुनः केवाईसी होना है। पुनः केवाईसी कराने के लिए एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य अवेलेबल डिजिटल चैनल्स जैसे सभी माध्यमों में प्रक्रियाएं अपनाने का सुझाव दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान सरकारी बैंकों के शुद्ध लाभ में 26% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा उनका कारोबार भी बढ़ा है, जबकि एनपीए में गिरावट आई है। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों का कुल कारोबार अप्रैल सितंबर के दौरान 236.04 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें सालाना आधार पर 11% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 6 महीने के दौरान बैंकों के ऋण में सालाना आधार पर 12.9% की वृद्धि हुई और ये 102.29 लाख करोड़ रुपए रहा। इस दौरान सरकारी बैंकों का जमा पोर्टफोलियो 9.5% बढ़कर 133.75 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बैंकों का परिचालन लाभ सालाना आधार पर 14.4% बढ़कर 1,50,023 करोड़ रुपए रहा। शुद्ध लाभ 25.6% बढ़कर 85,520 करोड़ रुपए रहा।
इस साल 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.41% बढ़कर 12.11 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सीबीडीटी के आंकड़ों के अनुसार इसमें 5.10 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध कॉर्पोरेट टैक्स और 6.62 लाख करोड़ रुपए का गैर कॉर्पोरेट टैक्स शामिल है। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से 10 नवंबर के दौरान प्रत्यक्ष कर का सकल संग्रह 21.20% बढ़कर 15.02 लाख करोड़ रुपए रहा। इस दौरान 2.92 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए, जो एक साल पहले की तुलना में 53% ज्यादा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष करों से 22.12 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13% ज्यादा है। भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एनएलबी सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता भारत 2026 तक विभिन्न क्षेत्रों में 10 लाख नौकरियों का सृजन कर सकता है। ये मांग विभिन्न श्रेणियों में दिखने की उम्मीद है। इनमें चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 3 लाख नौकरियां, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग में लगभग 2 लाख नौकरियां और चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम, सर्किट और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई मैनेजमेंट में अतिरिक्त पद शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजीनियरिंग, संचालक, टेक्नीशियन और क्वालिटी कंट्रोल, खरीद और सामग्री इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों सहित कुशल कार्यबल की मांग होगी। विदेशी निवेशकों की सतत निकासी के बीच व्यापक बिकवाली दबाव से सेंसेक्स और निफ्टी में 1% की गिरावट आई है। कमजोर वैश्विक रुख ने भी बाजार धारणा को प्रभावित किया है। बीएसई सेंसेक्स 820 अंक की गिरावट के साथ 78,675 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 257 अंक की गिरावट के साथ 23,883 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी के 46 शेयर गिरावट के साथ और 4 बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के शेयरों में एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति और पावर ग्रिड में सबसे ज्यादा नुकसान रहा। दूसरी ओर सन फार्मा, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार में गिरावट के लिए 2 कारक काम कर रहे हैं। पहला एफआईआई की लगातार बिकवाली और दूसरा घरेलू संस्थागत निवेशकों की निरंतर खरीदारी, जो बाजार को सहारा दे रही हैं। आने वाले दिनों में बाजार का रुख कैसा रहेगा, ये इन दोनों कारकों पर निर्भर करेगा। ज्वेलरी वेंडर्स की सुस्त मांग और कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 1750 रुपए की गिरावट के साथ 77,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। चांदी की कीमत भी 2700 रुपए की गिरावट के साथ 91,300 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। 99.5% शुद्ध वाले सोने का भाव 1750 रुपए गिरकर 77,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। डॉलर इंडेक्स में मजबूती की वजह से कॉमेक्स पर कीमतें $2600 से नीचे बनी रहीं, जिससे सोने पर दबाव रहा। एमसीएक्स पे सोना गिरकर 10 अक्टूबर के बाद पहली बार 75,000 रुपए के नीचे आ गया। मौजूदा गिरावट का रुझान बताता है कि आगे भी कमजोरी बनी रह सकती है। अगर कॉमेक्स सोना $2600 से नीचे रहता है और आने वाले दिनों में $2500 के स्तर को छूता है, तब सोने की कीमतें 72,000 रुपए तक गिर सकती हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने जुर्माना भरने में विफल रहने पर वसूली कार्रवाई के दौरान ब्याज में छूट या कमी करने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया है। सेबी ने सुझाव दिया है कि प्रस्ताव के तहत छूट या कटौती के लिए आवेदन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 220(2)(a) के 3 मानदंडों की पूर्ति का समर्थन करने वाले दस्तावेजों के साथ किया जा सकता है। आवेदन संबंधित वसूली अधिकारी के पास किया जाना चाहिए। धारा 220(2)(a) विशिष्ट शर्तों के तहत इस ब्याज में छूट या कमी की अनुमति देती है। इन मानदंडों में ऐसी राशि का भुगतान शामिल है जिसे चुकाने में आवेदक को वास्तव में कठिनाइयां हो रही हों। इसके अलावा चूक आवेदक के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण हुई हो और आवेदक ने जांच में पूरा सहयोग किया हो। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि महारेरा ने पहली बार मॉडल सेल एग्रीमेंट में एक नया क्लॉज जोड़ा है। नया क्लॉज जोड़ा गया है 15A क्लॉज। रियल एस्टेट एजेंट्स के अधिकारी की रक्षा करेगा ये। इस क्लॉज की मदद से रियल एस्टेट ब्रोकर्स अपनी सेवाओं के लिए शुल्क, कमीशन आदि को हासिल कर पाएंगे। सेल एग्रीमेंट में ब्रोकर के भुगतान का स्पष्ट उल्लेख होने से बाद में होने वाले विवादों में कमी आएगी। घर खरीदार और बिल्डर्स दोनों को कमीशन का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा और भुगतान का प्रूफ भी हासिल करना होगा। भुगतान का प्रूफ न होने पर ब्रोकर्स घर खरीदार या बिल्डर के खिलाफ रेरा में शिकायत कर सकता है। ऐसी स्थिति में खरीदार की प्रॉपर्टी कानूनी विवाद में फंस सकती है। ऐसे में प्रॉपर्टी को रीसेल करना मुश्किल होगा।
रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज की आईपीओ के जरिए 206 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी का आईपीओ 18 नवंबर को खुलेगा और 21 नवंबर को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 140 रुपए से 147 रुपए प्रति शेयर तय किया है। ये आईपीओ पूरी तरह से नए शेयर पर आधारित होगा। इसमें कोई बिक्री पेशकश नहीं होगी। कंपनी के शेयर बीएसई एनएसई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। रोजमेट्रा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड रोजमेट्रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सब्सिडियरी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को ज़रूर कर लें सब्सक्राइब। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, नमस्कार।